Warm welcome to Dr. Kumar Vishwas for joining us over here today for this dialogue which we plan to have on entrepreneurship. And you know, his own journey has been very entrepreneurial. He's a doctorate in Hindi literature. He's been a professor. He's been a poet, and he's now also a politician. So I think, as a editor of Entrepreneur, I feel it takes a general to lead an army, but it takes a captain like him to really win the war. And I think the winning of the war is really the most important part, which the captain can only create along with the other warriors that they have created in the team. So I think, while this is not a political debate, but I think your own journey has been an inspiration to a lot many entrepreneurs today who are, struggling with their startup and just growing their business and growing further. So I think that's the reason why we would really like to have your thoughts, is because it takes far more to really change the course of your career and go on to another career and then build further. So we'd really like to know a little more about your entrepreneurial journey, and we'd like you to inspire other entrepreneurs and startups who are today growing their business. Thank you, Ritu, and welcome all of you. And if you please permit to come out in my mother tongue, because I am well versed in that. So मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि इस देश में अगर आप व्यापार करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो टेलीविज़न क्रू इसे कवर कर रहे हैं, मीडिया के लोग, वो शाम को इसकी खबर नहीं बनाएंगे कुमार विश्वास ने ऐसी बात बोली। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ जब भी मैं किसी एंटरप्रेन्योर मीट में जाता हूँ कि भारत में 10 करोड़ या 12 करोड़ रुपए के टर्नओवर का बिजनेस करना सबसे कठिन काम है। इस देश में 10 से 12 करोड़ तक पहुँचना बहुत कठिन काम है। 12 से 200 पहुंचना कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। उसके लिए आपको एक अच्छा सीए चाहिए, एक अच्छा एमबीए लड़का चाहिए जो प्रोजेक्ट बना सके। फिर आपको कुछ बैंक मैनेजर्स के बारे में पता हो कि वो हरिद्वार जाना पसंद करते हैं या बैंकॉक जाना पसंद करते हैं, उनकी रुचि क्या है। और उसके बाद आप ऑन पेपर 150-200 करोड़ के आदमी हो जाते हैं। फिर मोहल्ले में होने वाली गणेश पूजा और सीतापुर में जो मौसी हैं, उनके बेटे के साली का इलाज भी आपके जिम्मे होता है, क्योंकि आप 200 करोड़ के आदमी हैं। आपके पास एक जगवार होती है, या आपके पास एक मार्क होती है एस क्लास की, जिसकी किस्तें चल रही होती हैं, और आपके पास एक घड़ी होती है बड़ी बड़ी अच्छी सी रोलेक्स की कोई, और गाड़ी अच्छी होती है। और मैंने अक्सर देखा है, जो हो सकता है अलग लोगों, लेकिन मेरे जितने दोस्त हैं जिन्होंने मेरे साथ जर्नी शुरू की, उनकी ज़िंदगी में फिर इतना ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है कि उनके पास 2 चीज़ें ज़रूर होती हैं। उनकी गाड़ी में घुसी है, उनके दफ्तर में घुसी है, एक तो मास्टर ज़रूर होता है, एक तो उनका कोई बाबा होता है साधु, और एक उनकी मिस्ट्रेस जरूर होती है जो कहीं गुड़गांव में, नोएडा में कहीं रहती है। तो वो जब स्पिरिचुअली एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो मास्टर के पास जाते हैं, और जब फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो मिस्ट्रेस के पास जाते हैं। और यहाँ उनकी ऋतु मुझे माफ़ करेंगी, मैं बिल्कुल ऐसे बात करूँगा आपसे जैसे हम और आप कहीं बैठ के चाय पी रहे हों। मैं बिल्कुल भी इस मंच की भव्यता से भयभीत नहीं हूँ कि ये यहाँ से सफ़र ख़त्म हो जाता है उड़ान का। और यही वजह है कि हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स पैदा करता है, लेकिन एक साइंटिस्ट पैदा नहीं करता। मराठी के एक प्रोफेसर का लड़का अपने पापा के पैसे से, तनख्वाह के पैसे से क्रिकेट खेलना सीखता है। वानखेड़े में सुबह दोपहर शाम खेलता है, और उसके बाद पूरी दुनिया के सामने उसका बल्ला चमकता है, जिसका नाम सचिन तेंदुलकर हो जाता है। यमन में पेट्रोल पंप पर एक आदमी पेट्रोल भरने का काम करता है। वो सोचता है यार मैं हिंदुस्तान चलता हूँ, कोई काम करता हूँ। वो आके भारत में काम करना शुरू करता है। वो धीरूभाई अंबानी हो जाता है, जिसके दोनों बेटे आज हिंदुस्तान पे इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री जी हो कि वो एक स्टेशन पे चाय बेचते थे, जैसा वो कहते हैं, देखा तो किसी ने नहीं, लेकिन ऐसा वो कहते हैं, तो वो यहाँ तक पहुँचे हैं। चाहे अरविंद हो कि वो IIT गए, उसके बाद वो इनकम टैक्स कमिश्नर हो गए, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में आ गए, फिर आंदोलन में हम लोग साथ आ गए, फिर हमने सरकार बना ली। ये सब इंडिविजुअल प्रगति है। राष्ट्रीय प्रगति कहाँ है? नेशनल प्रोग्रेस कहाँ है? और नेशनल प्रोग्रेस क्यों नहीं है? मैं बहुत छोटी समझ रखता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि नेशनल प्रोग्रेस ना होने का एकमात्र रीज़न है कि हमारा नेशनल कैरेक्टर नहीं है। मैं 2007 में जापान गया शो करने के लिए, अपने पोइट्री शो करने के लिए। तो मैंने वहाँ एक बड़ा अलिखित सा नियम देखा, एक अनरिटन लॉ देखा कि पूरा देश जहाँ भी किसी लाइन में है, कहीं भी लाइन में लगा हुआ है, पूरा देश लेफ्ट इंक्लाइंड है। अब एक्सीलेटर्स पे चलिए, पूरा देश लेफ्ट है। मैंने पूछा इसका कोई नियम नहीं है? बोले नहीं, कहीं लिखा नहीं है, ये लोगों ने मान लिया है। हमारे देश में राष्ट्रीय चरित्र का अभाव है, और राष्ट्रीय चरित्र का अभाव सिर्फ इसलिए है कि 1000 साल में हमारे ऊपर जो इन्वेजन्स हुए,
शक, हूण, कुषाण, यमन, चंगेज, तुर्क, तातार, मंगोल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, इतने सारे हुए कि अब तो हमने भी गिनने बंद कर दिए, उन्होंने तो गिनने बंद कर दिए। वो हर साल में 2-2 बार आते थे। तो हमारा जो नेशनल कैरेक्टर वो डिप्रेस हो गया है और आर्थिक असुरक्षा हो गई है। यही कारण है इस इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी में कि दूध के अंदर यूरिया मिलाते समय किसी का हाथ नहीं कांपता, किसी को यह नहीं लगता इसे कोई बच्चा पिएगा। सड़क पर रेड लाइट के भीतर 70 की स्पीड से गाड़ी दौड़ाते हुए किसी को नहीं लगता कि सामने से कोई ऑटो आ जाएगा, कुछ हो जाएगा। ये नेशनल कैरेक्टर डेवलप नहीं हुआ। और हम लोग कितनी अपनी प्रशंसा करें, कितनी तारीफ करें कि हम 5000 साल की संस्कृति हैं। आप कुछ भी कहिए, मैं भी बाहर जाता हूं तो मुझको ये बोलना होता है, मैं बोलता हूं। मैं लाट्रोप यूनिवर्सिटी में था, मेलबोर्न में, वहां भी मैंने ये बोला। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी वेलिंगटन गया, वहां भी बोला। लेकिन आप यकीन मानिए कि जिन देशों ने पूरी दुनिया पर राज किया है पिछले 200 सालों में, उनके कैरेक्टर में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक है, उनके अंदर कोई ना कोई नेशनलिटी है। मैं एक दिन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की किताब पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। रानी झांसी को लड़ाई में जिस अंग्रेज सार्जेंट ने हराया उसका नाम था फिलिप। वो लड़का 23 साल का था, नॉटिंगम का रहने वाला था, उसका अफेयर भी चल रहा था, उसकी गर्लफ्रेंड भी थी वहां। और उसने रानी झांसी को हराया 18 जुलाई को, यानी कि गर्मी के दिनों में। और फिर मैंने पढ़ा कि चित्तूर में, साउथ में, चेन्नम्मा एक रानी थी, एक राज्य था, उसको हराने के लिए भी नाम सार्जेंट फिलिप का ही निकला। फिर मैंने ब्रिटिश सरकार की क्रोनोलॉजी देखी तो मुझे पता लगा ये वही आदमी है। यानी कि जब ट्रेन नहीं थी, जब प्लेन नहीं था, ऐसे समय में घोड़े की पीठ पर 23 साल का एक लड़का पहले यहां लड़ा और यहां लड़ने के बाद 3 महीने वापस चला और जाकर फिर उसने दक्षिण में हराया, इसलिए क्योंकि उसकी रानी का यूनियन जैक फहरा सके पूरे हिंदुस्तान में। आप मना कुछ भी करिए, कितनी घृणा करिए, पर जो नेशनल कैरेक्टर उनके पास है, वो नेशनल कैरेक्टर हमने कहीं ना कहीं खो दिया है। ऐसा नहीं था कि हमारे पास नहीं था, हमारे पास था। यहां जितने भी लोग हैं जो बिजनेस में हों या जो बिजनेस करना चाहते हों, ये बड़ी सामान्य प्रवृत्ति रही है कि शासक और व्यापारी के बीच एक ऐसा रिश्ता रहा है कि व्यापारी ने कभी शासन में हस्तक्षेप नहीं किया और शासन ने कभी व्यापार में हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन जो अंग्रेज नहीं करते थे वो हमारी नई सरकारों ने किया, जो 47 के बाद आई। आज सुबह से एक व्यापारी को यह लगता है शाम तक उसको यह मैसेज दिया जाता है सड़क पर, उसके कामगारों द्वारा, वैट वालों के द्वारा, इनकम टैक्स वालों के द्वारा, लेबर टैक्स वालों के द्वारा, एनवायरमेंटल टैक्स वालों के द्वारा, इंस्पेक्टर्स के द्वारा, उसको यह मैसेज दिया जाता है कि तू कहीं ना कहीं चोर है। और ऐसा सोचते सोचते वो 2-3 साल में खुद कंफर्म हो जाता है कि हाँ यार हम तो चोर हैं, हम तो चोरी करेंगे ही। उसके अंदर ये बात फैल जाती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में ये जो एक फ्रेंचाइजी का जो प्रयास है, जो हमारे दोस्त राहुल जी का प्रयास है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैंने अभी इसका एक जो व्यू लिया, उसके बाद मैंने इनसे कहा कि मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की नहीं हुई कि यहाँ कौन से मल्टीनेशनल ब्रांड्स आए हुए हैं। मुझे ज़्यादा खुशी उस लेमन वाले को देखकर हुई जिसने सड़क पर बिकते हुए लेमन को एक ब्रांड बनाने की कोशिश की कि ये भारत में कैसे बिक सकता है, ये इंडियनाइजेशन कैसे हो सकता है, ये भारतीयकरण कैसे हो सकता है। हिंदुस्तान का आयुर्वेद, हिंदुस्तान का योग, हिंदुस्तान की मसाज, हिंदुस्तान की मालिश पद्धतियां वर्षों से चल रही हैं। और आप देखिए पूरी दुनिया में 19-20 मुल्क मैं भी घूमा हूं, आप भी गए होंगे, उनकी ब्रांडिंग है कि थाई मसाज के सेंटर खुले हुए हैं, उसमें मसाज कहीं नहीं है, बाकी सब कुछ है। जितनी भी पूरी दुनिया में खुले हुए हैं, कहीं चले जाए, एटलांटा उतरिए तो वहां भी हैं। उन्होंने उसको उस तरह से पोर्टे किया है। तो भारत की जितनी भी इंडिजिनस चीजें हैं, अगर हम उनको पोर्टे करें, अगर हम उनकी पैकेजिंग ठीक करें, अगर उनकी मार्केटिंग ठीक करें, अगर हम उन्हें इंटरनेशनल पोर्टल पर ला सकें, तो शायद मुझे लगता है कि हम विश्व के दूसरे हिस्सों तक अपनी बात पहुंचा सकेंगे। और जो दुनिया हमें डंपिंग ग्राउंड समझती है, हम उसे बता सकेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसा बेहतर है जो दूसरी जगह बेचा जा सकता है। जैसे ऋतु ने कहा कि मैं एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ। अगर आप कभी गाजियाबाद से नैनीताल की तरफ जाएं तो सड़क पर आपको अचानक बहुत सारी चादरें, तौलिए लटके मिलेंगे। एक छोटा सा कस्बा आता है पिलखवा, मैं वहाँ पैदा हुआ। मेरे पिताजी वहाँ प्रोफेसर थे और वो चाहते थे उस ज़माने में, 80 के दशक में, उस डिकेड में जो भी लोग ठीक होते थे उनका मन करता था कि बच्चे जो है या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। क्योंकि फिल्म ऐसी आ रही थी, या तो सत्यकाम आ रही थी या आनंद आ रही थी, जिसमें हीरो डॉक्टर होता था या शायर होता था। तो कभी कभी जैसा होता था जो मर जाता था बेकार होता था, इसका कोई मसला ही नहीं होता था। वो झोला टांगे घूमता रहता था और वो चप्पल पहन के कुर्ता पजामे में घूमता था। तो मेरे पिताजी का ऐसा मन था, उन्हें मेरे बारे में ऐसा भ्रम था कि मैं मेधावी हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, और बाद में उनका टूटा भी वो भ्रम। तो उनका बड़ा मन था कि मैं इंजीनियर बनूँ। लेकिन मुझे कुछ वक्त बाद समझ में आ गया कि मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ।
और मैं वहाँ से छोड़ के चला आया पहले सेमेस्टर के बाद। उस समय मैंने डिसाइड किया कि मैं लिटरेचर पढ़ूंगा, मैं हिंदी की कविता पढ़ूंगा, अंग्रेजी की कविता पढ़ूंगा, उर्दू की कविता पढ़ूंगा, पंजाबी की कविता पढ़ूंगा। अब कविता उस समय 100 रुपये और 200 रुपये में बिकती थी। हमारे जो सबसे बड़े ब्रांड थे पोइट्री के, जो मंचों पर बहुत सक्सेसफुल थे स्टेज पर, वो गोपाल दास नीरज थे, जिनको 3 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके थे। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, ए भाई जरा देख के चल, बड़े बड़े उनके गाने मशहूर थे। वो उस समय 2000-3000 रुपये में जाते थे। और जो दूसरे बड़े ब्रांड अपकमिंग हो रहे थे, जो थोड़ा ठहाका पैदा करते थे, थोड़ा रिलैक्स करते थे, वो 4 लाइना उनकी बड़ी मशहूरी थी, सुरेंद्र शर्मा, वो इससे आधा पैसा ले रहे थे। तो मेरे पिताजी ने सोचा कि ये तो काम नहीं हो सकता, ये तो बेकार हो गया मामला, अब प्रोफेसर हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने ज़िंदगी चलाने के लिए ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी टॉप की, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी यूनिवर्सिटी टॉप की, गोल्ड मेडलिस्ट रहा। लेकिन इसलिए नहीं रहा कि मुझे प्रोफेसर बनना था, वो सिर्फ रास्ते का एक पड़ाव था। मैंने नौकरी ज्वाइन की, गवर्नमेंट कॉलेज में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, और उसके बाद मैंने कवि सम्मेलन की कम्युनिकेशन थ्योरीज पर काम करना शुरू किया। और मैं आपको बताऊं, जितने लोग आप यहाँ बैठे हैं सब एंटरप्रेन्योर्स हैं, सब बड़ा काम करने वाले हैं। अगर हम थोड़ी थोड़ी चीजें करना सोच लें, जैसे मैंने अपने काम में किया, तो हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैं राहुल से उस दिन बात कर रहा था कि हिंदुस्तान में मैं ये बात कर रहा था कि हिंदुस्तान में इतने सारे लोग हैं, 120 करोड़ लोग हैं, उनमें 60 करोड़ लोग पुरुष हैं जो हेयर कटिंग कराते होंगे। उस 60 करोड़ में से 10 करोड़ ऐसे जरूर हैं जो 200-300 रुपए खर्च कर सकते होंगे अपने काम पर। क्या हम इनके लिए एक सैलून चेन बना सकते हैं, जहां अगर मैं एक बार खुद को रजिस्टर कर लूं अपने ऐप पर, मोबाइल के ऐप पर, तो मुझे पता हो कि आज मैं ग्वालियर में हूं, मैं कहां किस सैलून में जा सकता हूं, और वो सैलून वाला मुझे पिक एंड ड्रॉप कार भी भेज दे। उस सैलून वाले को मेरी हेयर हिस्ट्री भी पता हो कि मेरा पैटर्न क्या है, उसको ये भी पता हो कि अगर मुझे हेयर वॉश कराने हैं तो मैं कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करता हूं, कौन सा कंडीशनर इस्तेमाल करता हूं, उसे मेरे कलर के बारे में भी पता हो कि मैं क्या करता हूं, उसको मेरी पीरियड्स भी पता हो कि कितने दिन बाद मैं जनरली हेयर कट कराता हूं, ताकि उसका एसएमएस आपके पास आ सके, अलर्ट आपके आ सके। और आपका अगर गूगल मैप खुला हुआ है तो गूगल मैप के अनुसार आपने अगर शिलोंग में लैंड किया है तो वो आपको बता सकता है कि आज आप शिलोंग में, इट्स अ ब्यूटीफुल वेदर, मैं यहां पर हूं, अगर हेयर कट का टाइम हो चुका है आपका, अगर आते हो तो बताइए आप। और ये एक चेन बन सकती है, और उसमें सिर्फ इतना करना है कि उसमें वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग हो, वर्ल्ड क्लास उनका अटायर हो, और जो उसमें चीजें इस्तेमाल की जाएं वो बड़ी हाइजेनिक हो, और ये धीमे धीमे डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगर हमने नहीं सोचा तो यकीन मानिए इसे अमेरिका में कोई सोच लेगा, और हिंदुस्तान में आके फिर यहीं उसकी फ्रेंचाइजी बिक रही होगी और हम लोग ले रहे होंगे, और वो इसी ज्ञान के हमसे पैसे ले रहा होगा, हम यहीं पर खड़े होंगे। तो मैंने सोचा कि भाई पोइट्री क्यों नहीं बिक रही है। तो मेरा पहला रीजन जो मुझे समझ में आया 2000 में जब मैंने काम शुरू किया, कि पोइट्री इसलिए नहीं बिक रही है कि इसके ग्राहक कम है। और ग्राहक क्यों कम है, मैंने कवि सम्मेलन को ध्यान से देखा तो मैंने देखा कि सब ग्रे हेयर्ड है, 45 से 50 वाले लोग बैठे हुए हैं, और वो नीचे से दाद देने के वाह वाह बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा। तो मैंने सोचा यार ये 45 वाला तो 10 साल बाद 60-65 का हो जाएगा, इसको आर्थराइटिस हो जाएगी, बीवी भेजना बंद कर देगी, तुम्हारे तो घुटने में दर्द है, कहाँ प्रोग्राम सुनने जाओगे, और ये सुनने ही नहीं आएगा मुझे, मैं जब तक बड़ा होऊंगा तब तक तो ये बंद ही हो जाएगा। तो कौन आना चाहिए, तो मुझे लगा यूथ आना चाहिए। मैंने यूथ को बात करने की कोशिश की तो देखा यूथ तो किसी और काम में था। वो मतलब पोइट्री हिंदी ये क्या है, क्योंकि पोइट्री उन्होंने सुनी थी सुमित्रा नंदन पंत, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दुर्ग समन फाड़। उसकी समझ में नहीं आ रही थी क्या है, हो क्या रहा है। उसने कहा नहीं ये नहीं सुननी। वो क्या सुनना था, वो सुनना था एनरिके, somebody loves you, somebody miss you every single life and somebody is you। तो मैंने कहा कि यार ये एनरिके जो है ये मेरी उम्र जैसा दिखता है, अच्छा ठीक ठाक मैं भी दिखता ही हूं, वैसा भ्रम था मुझे अपने बारे में। ये सब ठीक है, लेकिन मैं क्यों नहीं बिक रहा हूं और ये क्यों बिक रहा है। तो मैंने देखा कि ये लोगों का दिल पढ़ रहा है, एक सादा बात कह रहा है कि somebody miss you, कोई है जो तुम्हें मिस करता है, somebody miss you every night, कोई तुम्हें हर रात मिस करता है, और वो कोई कौन है, somebody is me, वो मैं ही हूं। तो मैंने कहा ये तो बहुत सरल बात है, और मैंने जो दिल में आ रहा था उसे सीधे शब्दों में लिखा कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। तो लोगों को लगा बहुत अच्छा है, तो बहुत सादा है। अब क्या है कि प्रोडक्ट तैयार हो गया, अब इसकी मार्केट देखी जाए, बेचा कहां जाए। क्योंकि अगर आप इसे दिल्ली विश्वविद्यालय के या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कवि सम्मेलन में बेचेंगे
तो प्रोफेसर्स कहेंगे कि ये तो कविता ही नहीं है, ये क्या कविता हुई, तेरा दिल समझता है मेरा दिल समझता है, तो फिल्मी गाना टाइप हो गया। तो मैं इसको लेके गया फिर IITs में, और इसमें भी मैंने बाकायदा रिसर्च की कि ये देश चलता कैसे है। इन इंडिया देयर आर 2 टाइप ऑफ इंजीनियर्स, वन फ्रॉम IIT एंड अदर्स हु विश टू बी। केवल 2 ही तरह के हैं। मैं दूसरे वालों में था कि IIT में हो नहीं पाया था। हिंदुस्तान में IIT एक ऐसा ब्रांड है कि 12वीं तक एक लड़का 15-20 किताबें रटता है, क्रैम करता है। कुमार मित्तल की मैथमेटिक्स, नगीन प्रकाशन की वो रसनिक हैलिडे, ये सब किताबें रटता है। रटने के बाद वो उसे टाइमिंग के साथ अगर वॉमिट कर दे तो वो IITian कहलाता है, वो पास हो जाता है। उसके बाद वो एक वॉल्ड सिटी में चला जाता है, बहुत बड़ी सी वॉल्ड सिटी, खड़गपुर में, दिल्ली में, और वो खुद को खुदा समझने लगता है, ब्लॉग लिखता है, यस को या बोलने लगता है, दही को योगर्ट बोलता है, ऑटो से जाता है, कहता है कैब पकड़ के आया हूं। वो एक अलग सी दुनिया में रहता है मतलब। और अगर कभी उसे किसी प्रोग्राम में, किसी एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम में, मीट में, अगर किसी 5 स्टार में रुका दो तो भी जकूजी में बाल्टी रख के नहाता है, क्योंकि वो है देसी, बेसिकली वो वहीं से आया है, कस्बे से ही आया है, बट वो दिमाग अच्छा था लेकिन वो आया कस्बे से है। और उस वॉल्ड सिटी में रहने की वजह से, IITian होने की वजह से उसके कस्बे, उसके गांव में उसकी बड़ी इज्जत होने लगती है। वो जब चलता है ट्रेन में और उस पर लिखा रहता है IIT खड़गपुर, या लिखा रहता है रैनदेवो IIT दिल्ली, या थॉमसो IIT रुड़की, और वहाँ कोई मारवाड़ी परिवार जा रहा होता है जिसकी 2 जवान लड़कियाँ भी होती हैं, तो वो उससे कहता है बेटे बैठो, आप IIT में पढ़ते हो, बैठो यहाँ से। तो वो बात करता है। मोहल्ले के बुजुर्ग उसे घूर के देखने लगते हैं कि इस वाले बर्तन में हमारी कौन सी सब्जी बन सकती है, जिनकी बेटियाँ जवान हो रही होती हैं। वो इसी भ्रम में जीता जीता खुद को खुदा मानने लगता है। फिर वो इस देश की तकनीक, IAS बन के इस देश का भविष्य तय करता है। तो मुझे लगा कि अगर इनके पास पोइट्री पहुंच गई तो ये अपने हिसाब से क्राफ्ट कर लेंगे। और आज मुझे यहाँ कन्फेस करना होगा कि मैंने लगभग 4000 से ज़्यादा शो किए पूरी दुनिया में, 19 देशों में शो किए मैंने। मैं इतने साल में, मैं 16 साल की उम्र स्टेज पे आ गया था और 4000 रात जागा। टीवी करता नहीं हूँ, बहुत शो आते हैं टीवी के, कलर्स आता है, सोनी आता है, सब आते हैं। मैं, क्योंकि वो रिकॉर्डेड शो होते हैं, मैं उनसे अक्सर कहता हूँ कि यार तुम सर्कस के शेर और जंगल के शेर का मुकाबला क्यों कराना चाहते हो, खुले में कराओ, एक दिन जरा लाइव कराओ तो हम भी देखें इन पे कितना आता है, हम पे कितना आता है। स्क्रिप्टेड का क्या करना, स्क्रिप्ट का चुटकुला क्या भरना, उसका ठा का क्या भरना।